फाइन स्टूडेंट, देखो तो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे, 14, 15 और 16। देखो 14 में क्या दिया गया है। 14 में ये बताया गया है कि जो बिल्किस बानो के साथ जो अत्याचार हुआ, जो बहुत ही घृणादायक जो इंसिडेंट हुआ था गुजरात दंगा में, और जितने लोग कन्विक्ट थे इन लोग को रिमिशन मिल गया। रिमिशन मतलब इन लोग को मतलब इजाज़त दे दिया है कि आप जा सकते हो, यहाँ से प्रिजन से जा सकते हो, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। बात समझिए। और इसमें बहुत जगह ही एरर आया है। इनफैक्ट इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जो जजमेंट था उसमें खुद एरर था। बात समझे। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को फटकारा, चलो वो तो सही किया, मगर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में ही फॉल्ट था इससे पहले। तो बहुत सारा चीज़, टेक्निकल चीज़ देखोगे इसमें, सीआरपीसी का बहुत सारा चीज़ देखोगे, प्रिजन रूल्स क्या होता है, समझे। तो वही लिखा गया है, रिमिशन ऑफ बिल्किस बानो कन्विक्ट्स स्कैथिंग अटैक ऑन गुजरात गवर्नमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जिस तरह बिल्किस बानो कन्विक्ट्स को रिमिशन दिया गया, उसको छोड़ा गया, ये एक तरह से बहुत ही बड़ा ब्लॉट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जस्टिस सिस्टम में। हाँ, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा, है ना, निंदा किया है गुजरात सरकार का। 15 नंबर देखो, जिस तरह से इंडिया मालदीव से दूर हो रहा है, या फिर जो कैंपेन चल रहा है इंडिया आउट कैंपेन, कि मालदीव से कोई मतलब नहीं है, ये सही नहीं है स्ट्रैटेजिकली। भले ही सोशल मीडिया में तुम लोगों ने देखा होगा बॉयकॉट मालदीव्स, बायकॉट मालदीव्स, भाई ये सही नहीं है लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है, समझे। मालदीव्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है, और यदि चाइना से हमें ठीक से काउंटर करना है इंडियन ओशन रीजन में, तो मालदीव्स हमें चाहिए। हाइपर नेशनलिज्म भी ठीक नहीं है ना, स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए। तो वही बताया गया है, देखो यहाँ पे कि इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स, चाइनाज पॉलिटिको इकोनॉमिक सिडक्शन प्ले इट्स पार्ट। और उसके बाद देखो गैप तो चाइना भर ही देगा। अब इंडिया, मान लो कि इंडिया का टूरिस्ट लोग वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, तो मालदीव्स को फर्क पड़ेगा, मगर कोई बात नहीं है, गैप दूसरा कंट्री भर देगा। देखो टर्की ने भेजा कि नहीं भेजा ड्रोन सब, रिसेंट टाइम बता रहा हूँ, टर्की ने ड्रोन सब भेज दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि इंडिया यदि मालदीव से रिश्ता तोड़ लेगा तो मालदीव्स खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, मालदीव्स को संरक्षण देने वाले बहुत सारे कंट्री है, मालदीव्स हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही रेडिकल होने की ज़रूरत नहीं है मालदीव्स को लेके। इस तरह ऑथर ने अपने बात को रखा है, बहुत ही बैलेंस किया है ऑथर ने इस बात को रख के। एंड लास्ट वन देखो, जो कि बहुत ही लंबा न्यूज़ में बना हुआ है, अभी बांग्लादेश में चुनाव हुआ, मात्र 42% टर्न अराउंड हुआ, मतलब वोट देने गए लोग, समझे, लगभग 42%। तो इतना जब कम वोटर्स लोग वोट देने के लिए गया है, तो ये एक तरह से गलत चीज़ है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग को मत देना चाहिए, नहीं वोट देना चाहिए। जिस हिसाब से शेख हसीना वहाँ पे पूरा काबिज है सत्ता पे, ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी था उसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था इस बार। तो यानी कि जब अपोजिशन पार्टी ही पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन में, तो जाहिर सी बात है इलेक्शन हो या ना हो, शेख हसीना को ही जीत के आना था, अवामी लीग को ही जीत के आना था, बस, समझे। और गुस्से से यूनाइटेड स्टेट्स ने जितने ही पॉलिटिकल लीडर्स है सबका वीज़ा कैंसिल कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं आ सकता है। तो ये ठीक नहीं है। और हम जानते हैं कि इस साल 2024 में लगभग 40 कंट्री, है ना, मतदान करेंगे, वोट देंगे, और ये अपने आप में एक ऐसा ईयर होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग पीपल सब वोट देंगे, और उसमें एक बांग्लादेश भी था। बांग्लादेश में टर्न अराउंड कितना हुआ, ओनली 42% हुआ, ये ठीक नहीं है। तो देखो वही लिखा गया कि बांग्लादेश इलेक्शन ओनली 40% लिखा गया, 42 है एक्चुअली, 42% टर्न अराउंड। तो ये दिखाता है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, यानी कि जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ा त्रुटि है, वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से हम लोग जब एडिटोरियल्स का अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 14 नंबर, हाँ ये बड़ा एडिटोरियल है स्टूडेंट, ये बड़ा एडिटोरियल है, पेशेंस रखना, इसमें सीखने वाला चीज़ है, इसमें बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो 14 नंबर,
Remission of Bilkis Banu convicts scathing attack on Gujarat government by Supreme Court. GS paper 2 Constitution and Polity. Indian Constitution, historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. ये हिंदू पेपर में आया था 8 जनवरी को। तो देखो मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से क्वैश कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जो अपना फैसला सुनाया था उसको भी क्वैश कर दिया और बोला कि जो भी कन्विक्ट है जिसको रिमिशन मिला है वो तुरंत प्रिजन में वापस आओ, ठीक है, जेल में आओ वापस, अब फिर जेल से फिर फैसला होगा तुम लोग को रिमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्ट्रांग मैसेज ना, बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि नहीं बताओ। तो जिसको छोड़ दिया गया गुजरात सरकार के द्वारा उसको फिर से रीइंस्टॉल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद टीका टिप्पणी भी बहुत तगड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, ठीक है। तो इसलिए पूरा ह्यू एंड क्राई मचा था मीडिया में। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो जानते ही हो बाबू, तो बेकारी हो गया है। जो रियल मीडिया है, जिसको कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जो काम कर रहा है रियल मीडिया का, उसमें बहुत बड़ा चर्चा का विषय था ये। और हिंदू पेपर सब में भी आया था। हिंदू पेपर तो देखो ऐसा है कि डरता उड़ता नहीं है सरकार से, वो छाप देगा। तो तभी तो हिंदू पेपर में ये आया है, समझे। यहाँ पे देखो, द सुप्रीम कोर्ट क्वाइस द इन मास रिमिशन, जो मिला था उसको क्वैश कर दिया, समझे। ये समझा करो इस बात को। देखो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया जिसके अंतर्गत गुजरात के सरकार ने अगस्त 2022 को 11 पर्सन जो कन्विक्टेड थे, एक्यूज नहीं है, कन्विक्टेड, दोषी हो चुका है। कन्विक्टेड मतलब क्या होता है, जिसका दोषी करार हो चुका है, ठीक है। और ये लोग अभी लाइफ इम्प्रिजमेंट झेल रहे थे। लाइफ इम्प्रिजमेंट क्या है, जीवन भर कारावास। अब देखो स्टूडेंट, रिमिशन जानते हो, रिमिशन, रिप्राइव, पार्डनिंग पावर सब बताए होंगे प्रेसिडेंट का, कभी तुम लोग को पढ़ाए थे। तो यहाँ पे समझो, अब लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब क्या है, जीवन भर कारावास। तो जीवन भर कारावास से पहले यदि आपको निकालना है किसी भी, यदि एक्यूज्ड जो आप कन्विक्टेड हो चुका है उसको यदि लाइफ इम्प्रिजमेंट मिले तो उसको जीवन भर रहना होता है जेल में। और यदि मान लो कि उससे पहले उसको छोड़ना है तुमको, तो कम से कम 14 साल वो रहेगा जेल में, तभी वो छोड़ा जा सकता है वहाँ से उसको। तो कम से कम 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट तो होगा ही होगा, ये नियम कहता है। 2002 में गुजरात कांड हुआ, राइट्स हुआ, ठीक है। और अभी देखो 2022, देखो 2022 तक कितना हो जाएगा, 14 साल हो जाएगा आराम से, हाँ हो जाएगा ना, 14 ईयर। तो मगर 14 साल बाद भी क्यों छोड़ा गया इसको, बड़ा बात ये है क्योंकि इसका ये जो 11 जो कन्विक्टेड था, इसका जो क्राइम था बहुत ही ग्रेवियस क्राइम था। इसने गैंग रेप किया था ये लोग ने, अब बहुत ही गलत चीज़ किया था। ये बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ था बिल्किस बानो के साथ। तो कैसे गुजरात गवर्नमेंट इसको रिमिशन दे दिया, सवाल तो ये है। जब इतना बड़ा हीनियस क्राइम हुआ समाज में, तो कैसे कन्विक्टेड को 14 साल के बाद भी कारावास हटाया जा सकता है, यानी कारावास से निकाला जा सकता, ये सवाल है, समझे। तो देखो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वैश किया जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, अगस्त 2022 में 11 कन्विक्टेड जो कि सेंटेंस, जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया था, उसको छुड़वा दिया, रिलीज कर दिया, समझे, उसको रिलीज कर दिया। और ये सभी लोग 2002 के राइट्स में शामिल थे। 2002 में जो हुआ था, गुजरात कांड हुआ था, उसमें शामिल थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा है कि देखिए, ये अपने आप में, ये जो एक्ट है जो 11 लोग ने किया है, ये अपने आप में बहुत ही गंदा क्राइम है। ये कम्युनल हेट्रेड का एक एग्जाम्पल है। और यदि रूलिंग गवर्नमेंट गुजरात का इन लोगों को छोड़ता है तो बहुत ही गलत काम किया है, समझे। तो एक तरह से ये जो जजमेंट है सेंटर के लिए भी, आखिर सेंटर, गुजरात जो कांड हुआ था 2002 में, तो उस समय यही सेंटर का ही आदमी था वहाँ पे एज अ CM, एज अ होम मिनिस्टर सब। तो एक तरह से बहुत ही बड़ा ब्लो लगा सेंटर को, समझे। और सबसे बड़ी बात है कैसे अप्रूव किया, प्रीमेच्योर रिलीज कैसे हुआ, सवाल इस पे उठता है। और गुजरात सरकार का जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी सवाल उठता है कि कैसे रिलीज कर दिया गया इसको। तो थोड़ा हिस्ट्री देख लो, क्या ऐसा क्या हुआ था बिल्किस बानो के साथ। देखो बिल्किस बानो गैंग रेप सर्वाइवर है। 2002 में गैंग रेप हुआ है इनके साथ, बहुत ही गलत काम हुआ है। देखो मार्च 3 तारीख 2002 में बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी। देखो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल पर क्राइम हुआ उनके साथ,
समझे ना, आदमी सपना में भी नहीं सोच सकता कि इस तरह का क्राइम किसी के साथ हो सकता है, महिला के साथ। मार्च 3 तारीख 2002 में बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, समझे, और ये लोग भाग रहे थे एक गांव से दूसरा गांव अपने सेफ्टी के लिए, समझे। राइटर जो दंगाई है उसने क्या किया कि विलेज को अटैक किया, बिल्किस बानो के साथ रेप किया और बहुत सारे लोग को मार दिया। और इसमें एक इसकी छोटी बेटी भी थी, 3 साल की भी बेटी थी। बताओ कितना बड़ा जुल्म हुआ है, समझ रहे हो ना। और बिल्किस बानो प्रेग्नेंट भी थी। अब देखो कितना गलत है। उसमें देखो लगभग जो इंसिडेंट हुआ 14 लोग मारे गए। अब मात्र 7 आदमी का बॉडी पाया गया। नाइदर द गर्ल बॉडी नॉट डेट ऑफ 2 डे इन्फेंट, समझ रहे हो ना, 2 दिन का बच्चा, ठीक है, ना ही उसका शरीर पाया गया, सब फेंक दिया गया इधर उधर। उसके बाद जो मैटर इतना ज़्यादा ग्रेवियस था, इसलिए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सीबीआई को हैंड ओवर किया कि कुछ ज़्यादा ही हुआ इसमें। यदि स्टेट गवर्नमेंट करेगा तो ठीक से नहीं कर पाएगा इस पर इन्वेस्टिगेशन। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि जानते हो सरकार अलग था सेंटर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद तुम्हारा फिर मुंबई को हैंड ओवर कर दिया कि मुंबई देखेगा इसको, क्योंकि जो प्रिजनर्स है उसको मुंबई शिफ्ट किया गया ताकि फ्री एंड फेयर ट्रायल हो सके, ठीक है, कोई स्टेट का प्रेशर ना हो, समझे। हाँ, 11 आदमी था उसको कन्विक्टेड पाया गया ट्रायल कोर्ट में भी, जो वहाँ का सेशन कोर्ट है, और उसको उम्र भर के सज़ा दे दिया गया कि जीवन भर वो कारावास में रहेगा। अब मुंबई हाई कोर्ट ने भी ये चीज़ 2017 तक भी माना कि हाँ 11 जो लोग थे जो शामिल थे गैंग रेप में, इन्होंने बहुत ही गलत काम किया। और 2017 में भी सेमी जजमेंट के साथ मुंबई हाई कोर्ट आया, क्योंकि जानते हो अपील होता है, पिटिशन लगता है कि हमको छोड़ दीजिए। तो फिर भी मुंबई हाई कोर्ट ने यही फैसला दिया कि नो, जो सज़ा आपको दिया गया है वो सज़ा हम बरकरार रखते हैं, आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट तो मिलना ही चाहिए, जीवन भर कारावास मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो आपने क्राइम किया वो बहुत ही खराब क्राइम किया है, ऐसा क्राइम सोचा भी नहीं जा सकता है। समझ गए ना, आ रहा है समझ में ना क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आगे देखो, तो क्या समझते हो रिमिशन से। देखो प्रिजन जानते हो स्टेट सब्जेक्ट होता है, जितने भी स्टेट में पुलिस क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, उसी तरह प्रिजन भी, प्रिजन का रूल्स और रेगुलेशन क्या है, तुम्हारा स्टेट सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में प्रिजन से रिलेटेड पूछा भी गया है 2 साल पहले, समझे। तो जेल जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। एंड प्रिजन्स रूल जो होता है, देखो प्रिजन रूल्स किसी भी स्टेट का हो, इसलिए वो रिफॉर्मेटिव रहता है और रिहेबिलिटिव रहता है। इसका मतलब क्या है कि हम जो प्रिजनर्स को प्रिजन में, जेल में डाल रहे हैं, वो पनिशमेंट के रूप में नहीं डाल रहे हैं, हम उसको रिहेबिलिटेशन के रूप में डालें ताकि वो ठीक हो सके, और इतना ठीक हो सके कि फिर से समाज में उसको रीइंटीग्रेट किया जाए। इसलिए जेल को रिहेबिलिटेशन सेंटर भी कहा जाता है। हाँ यही है जी, कोई मुजरिम हो गया तो ऐसा थोड़ी कि उसके साथ गलत काम करना है। मैं रिमिशन का बोल रहा हूँ, ये केस से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, रिमिशन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो रिमिशन का जो कॉन्सेप्ट है कि ये रिफॉर्मेटिव और रिहेबिलिटिव एक्टिविटीज है, जहाँ प्रिजनर जाते हैं, ठीक है, और जो भी, और देखो जब प्रिजनर अंदर गए, कई बार क्या होता है कि प्रिजनर का बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है, प्रिजनर को रियलाइज होता है कि हमने बहुत गलत काम किया, बाहर सोसाइटी में हमने मर्डर कर दिया, गलत किया। कोई मैं केवल इसी केस से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बता रहा हूँ। हमने चोरी चकारी कर दिया, बहुत गलत कर दिया, हमने मर्डर कर दिया, बहुत गलत कर दिया, हमने रेप कर दिया, बहुत गलत कर दिया। इस तरह का रियलाइजेशन होता है बहुत प्रिजनर्स में, और वो क्या करते हैं कि अंदर बहुत ही अच्छा काम करना भी शुरू कर देते हैं, समझे ना। जब वो अच्छा काम करते हैं तो वो क्रेडिट भी अर्न करते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट अर्न करते हैं। ये क्या होता है क्रेडिट अर्न करना, जब क्रेडिट बहुत अच्छा हो जाता है अंदर, समझे, जेलर सब डिसाइड करता है वहाँ के लोग सब कि ये आदमी बहुत ही रिफॉर्म कर लिया अपने आप के अंदर। तो जब क्रेडिट अर्न करता है तो जो भी उसको जेल टर्म मिला है, मान लो कि किसी को 7 साल सज़ा मिला है, और उसने अंदर क्रेडिट इतना अच्छा बना लिया कि उसको घटा दिया था 7 साल में, 4 साल घटा के 3 साल में उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस तरह मान लो कि किसी को 14 साल का कारावास हुआ, अब बहुत अच्छा क्रेडिट उसने बना लिया, प्रिजन के अंदर बहुत अच्छा रिफॉर्म कर दिया, लोगों के नज़र में, जेलर्स के नज़र में वो बहुत ही अच्छा काम करना शुरू कर दिया। तो 14 साल कारावास ना हो कि तुम्हारा 10 साल में, 4 साल पहले ही रिलीज़ हो जाएगा। वो बात समझे, ये नियम है, या कोई नया चीज़ नहीं है, ये दिया जाता है ताकि रिफॉर्म्स हो सके कैदी के अंदर। बात समझे। तो देखो यहाँ पे वही बोला कि टोटल नंबर ऑफ डेज अर्न इन रिमिशन, यानी कि वही जो क्रेडिट जो अर्न करता है रिमिशन में, और फिर जितना उसको सज़ा मिला है उसको डिड्यूस कर दिया जाता है।
जैसे मान लो कोई 14 साल का कारावास हुआ और उसने बहुत अच्छा क्रेडिट अर्न किया तो 4 साल घटा दिए। अब वो क्रेडिट अब कैलकुलेशन होने का अपना ही अपना प्रिजेंस का अपना अपना अलग अलग रूल्स है, ठीक है। जेलर कह सकते हैं कि बहुत रिफॉर्म हो गया भाई, 14 साल नहीं इसको 5 साल कर दीजिए, इसको 8 साल कर दीजिए, बहुत अच्छा क्रेडिट बना लिया इसने। तो इस तरह होता है। आ रहा है समझ में तुम लोग को? देखो तो लॉजिक क्या है, रिमिशन का लॉजिक क्या है, क्यों रिलीज जल्दी कर दिया जाता है? लॉजिक यही है कि प्रिजन्स का मतलब ये नहीं कि पनिशमेंट, प्रिजन का मतलब है रिहेबिलिटिव स्पेसेस, जहाँ पे रिफॉर्म्स आए प्रिजनर्स के अंदर भी, समझे। ये रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट नहीं है कि उसने ऐसा किया तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसने यदि गलत भी किया तो वो रिफॉर्म कर सकता है और सोसाइटी में उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसी चीज को समझते हुए रिमिशन वाला कॉन्सेप्ट लाया गया प्रिजन्स में, समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। अब जैसे मान लो, मगर ये चीज़ देखो लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम ये टेक्निकलिटीज जान सको अच्छे से। कई बार सिविल सर्विस यहाँ से भी घुसा कर पूछ लेता है, अब पूछा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यदि मान लो कि किसी को लाइफ कन्विक्ट हो गया, यानी कि जीवन भर कारावास होगा, लेट्स से अदालत ने फैसला दे दिया कि आपको जीवन भर कारावास होगा, तो रिमिशन होता भी है तो कम से कम 14 साल के लिए तो उसको रहना ही पड़ेगा, जो मैं पहले बोला था तुम लोग को। एटलीस्ट 14 ईयर्स तक आपको प्रिजन में रहना ही पड़ेगा। 14 ईयर्स रहने के बाद आपको रिमिशन अप्लाई हो सकता है। यदि मान लो जीवन भर का मतलब क्या है, जब तक अंतिम सांस रहेगा तब तक तुम जेल में रहोगे। मतलब तुमने क्या किया कि बहुत अच्छा क्रेडिट अर्न कर लिया वहाँ पे, एंड नाउ यू आर रिफॉर्म्ड पर्सन, यू आर अ चेंज पर्सन। और ऐसा जेलर्स को लगता है, ऐसे वहाँ के लोग को लगता है। तो आपको लाइफ कन्विक्ट मिला था, लाइफ इम्प्रिजन मिला था, उसको घटा के 14 साल तक किया जा सकता है। मगर 14 साल तो आपको रहना पड़ेगा, 14 साल से पहले आप नहीं हो सकते हो। तो ये 11 कन्विक्ट का भी यही था प्रॉब्लम, 14 साल तो ये लोग काटा। मगर सबसे बड़ी बात है, क्या ये 14 साल काटने के बाद ये रिलीज होने के वो उसमें है क्या? इसका क्राइम जो है मतलब ये अलाउ करता है कि 14 साल बाद भी इसको रिलीज कर दिया जाए? तो बिल्कुल नहीं करता है। इतना गलत चीज बिल्किस बानो के साथ हुआ तो 14 साल क्या है, जीवन भर। इसको तो फांसी भी दे दिया जाए तो कम है ऐसे लोग को। नहीं, मैं ओपनली बोलता हूँ ये चीज़ है ना, इसमें कोई पार्टी लाइन ही सपोर्ट नहीं करना है हमें। आ रहा है समझ में ना? तो देखो वही चीज़ बताया गया वहाँ पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ कन्विक्ट दे नेसेसरली हैव टू सर्व ए मिनिमम ऑफ 14 ईयर्स इन प्रिजन बिफोर दे कैन बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिमिशन। समझ में आ गया होगा। और उसके बाद फिर जो भी आपने क्रेडिट अर्न किया, वही रिमिशन अर्न किया, उसके हिसाब से डिडक्शन होगा और ये सभी चीज़, और कोर्ट ही पनिशमेंट देता है। हाँ, कई बार देखो ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ कहाँ फंसता है बात। अब कोर्ट ने तो बोल दिया, देखो कोर्ट ने तो कह दिया कि आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, आप जीवन भर कारावास रहेगा। मगर फिर प्रिजन तो स्टेट सब्जेक्ट है। अब वहाँ हो सकता है झूठ मूठ का भी क्रेडिट दे सकता है पॉलिटिकल रीजन से। तो फिर कहीं ना कहीं कोर्ट का अवहेलना हुआ कि नहीं हुआ? कोर्ट ने तो बोल दिया जीवन भर का कारावास, और यहाँ पे कर दिया ये लोग रिमिशन कर दिया, तो कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा था कि आपको बहुत सारा चीज़, यानी कि 5 चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा रिमिशन देने से पहले। लगाम लगाया गया स्टेट के ऊपर, क्योंकि जानते हो पॉलिटिकल रीजन से वो जल्दी रिमिट कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में क्या किया, एक केस में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में बोला कि यदि रिमिशन देना है आपको, यानी कि जो भी कोर्ट फैसला सुनाया है उसका जेल टर्म्स का, उससे पहले उसको छुड़वाना है, तो आपको कम से कम 5 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 5 क्या क्या चीज़ है देखो, कि जो ऑफेंस किया, जो क्राइम किया इंडिविजुअल ने, क्या इससे सोसाइटी को असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल, 2002 का ये दंगा है, पूरा सोसाइटी पे असर पड़ता है? नहीं। हाँ, यदि सोसाइटी पे असर पड़ता है तो रिमिशन मत दो, और यदि सोसाइटी पे असर नहीं पड़ता है तो रिमिशन आप दे सकते हो। नंबर 1, क्या चांस है कि फिर इस तरह का आदमी फिर वो क्राइम करे? यदि चांस है कि ये आदमी फिर उस तरह क्राइम करे तो बिल्कुल मत दो इसको रिमिशन। आ रहा है समझ में? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, whether the convict has lost the potentiality to commit crime, क्या जो कन्विक्ट है, क्या कन्विक्ट को छोड़ दिया जाए तो क्या वो क्राइम नहीं करेगा? हाँ, यदि क्राइम नहीं करेगा, वो रिफॉर्म्ड हो गया, तो बिल्कुल आप रिमिशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या whether any purpose is being served in keeping the convict in prison, यदि प्रिजन में हम रख रहे हैं किसी कन्विक्ट को, तो क्या कोई पर्पस सर्व हो रहा है, यानी कि इससे खतरा है क्या सोसाइटी को?
आज सोसाइटी को यदि खतरा है तो उसको जेल में ही रखा जाए, यदि ऐसा बात है तो रिमिशन मत दो उसको। एंड लास्ट वन, क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है कन्विक्ट फैमिली का? हो सकता है कि उसका छोटा बच्चा हो और वो अनाथ हो गया है, तो भाई उस ह्यूमैनिटेरियन दृष्टिकोण से भी तो आपको रिलीज करना पड़ेगा, ताकि ये आदमी जाए फिर सोसाइटी में इंटीग्रेट हो, कमाए धमाए और अपने बच्चे को पाले पोसे। तो ये भी तो एंगल होता है। तो ये 5 एंगल को देखते हुए, 5 चीज को कंसिडर करते हुए आप रिमिशन दे सकते हो। बात समझे? तो देखो, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत सारे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार कहा है स्टूडेंट कि जो रिमिशन दीजिएगा वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। यानी कि आप जो रिमिशन दे रहे हो वो जस्टिसिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से दिया, आर्बिट्री बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो नेचर ऑफ क्राइम है, जो उसने क्राइम किया उसके आधार पे होना चाहिए, वो अंडरमाइन नहीं होना चाहिए। आप उसको जीवन भर कारावास दे दिया और आपने 14 साल में ही छोड़ दिया, तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कई बार कोर्ट ये बोल चुका है अपने अलग अलग जजमेंट में। आ रहा है समझ में ना? तो देखो मामला यहाँ पे देखो, क्या रूल्स, व्हाट डू द रूल्स से विद रिगार्ड टू रिमिशन फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट कन्विक्ट्स? तो बिल्कुल हम लोग जाने हैं इस चीज़ को अभी जस्ट, कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है कि आपको जीवन भर जेल में रहना है, समझे? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रिलीज कर सकती है, बट एटलीस्ट उसको 14 साल तो कारावास में रहना ही होगा। ठीक है, दोनों के पास पावर है ये। तो देखो यही, बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू कंसिडर द प्ली फॉर रिमिशन, गुजरात गवर्नमेंट, अब बताओ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गुजरात गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कर सकता है, दोनों पावर है ना, तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 11 कन्विक्ट्स को अगस्त 2022 में रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। बात समझे? अब यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं एरर इन द जस्टिस, कॉन्ट्रास्टिंग जजमेंट्स बाय द 2 हाई कोर्ट्स। अभी जान के तुम लोग हैरान हो जाओगे, पता कोर्ट जो इतना बड़ा संस्था है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उससे कैसे गड़बड़ी हो सकता है? स्पेशली गड़बड़ी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह का गलती कर सकता है अपने प्रीवियस जजमेंट में। अब यहाँ पे समझो तुम लोग, एक एक चीज़ को समझो। जब 11 कन्विक्ट में कोई एक कन्विक्ट, 11 आदमी को दोषी ठहराया गया, उसमें कोई एक कन्विक्ट मुंबई हाई कोर्ट में गया, क्योंकि केस तो मुंबई हाई कोर्ट में, वो महाराष्ट्र में वो हो गया है ना, सीबीआई को दिया गया, फिर सीबीआई को देने के बाद फिर गुजरात से फिर महाराष्ट्र की तरफ खींच दिया इस केस को, ताकि वहाँ पे फ्री और फेयर ट्रायल हो सके। तो इसलिए वो 11 कन्विक्ट में एक कन्विक्ट जब मुंबई हाई कोर्ट गया 2013 में कि हमको रिलीज कर दीजिए, तो उस समय कोर्ट ने कहा था कि देखिए ऐसा है कि आप आए हो गुजरात से, तो गुजरात का जो हाई कोर्ट है वही फैसला दे सकता है। ये किसने कहा? मुंबई हाई कोर्ट ने कहा। अब देखो कन्फ्यूजन देखो, जब मुंबई हाई कोर्ट के पास आता है अर्जी लगाने के लिए कि हमको रिलीज कर दीजिए, रिमिशन दे दीजिए, है ना, तो बोलता है कि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, जो करेगा गुजरात हाई कोर्ट करेगा। जब गुजरात हाई कोर्ट के पास गया तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि हम नहीं हैं, मुंबई हाई कोर्ट करेगा। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन आ रहा है समझ में ना? देखो, तो दूसरा एक्यूज जब गुजरात हाई कोर्ट में गया कि रिमिशन दे दीजिए, तो कोर्ट ने कहा कि नो, आपका ट्रायल हुआ है महाराष्ट्र में, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो सीआरपीसी में लिखा गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट महाराष्ट्र होगा, गुजरात नहीं होगा, इसलिए महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट ही आपको रिमिशन दे सकता है। देखो दोनों ही कोर्ट ने एक दूसरे पे पलट दिया, मगर कायदे से नियम ये कहता है, देखो नियम क्या कहता है, मेन नियम सब काम है ना हमारा। नियम कहता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो अप्रोप्रिएट जो स्टेट वो होगा जहां पे ट्रायल हो रहा है। तो अप्रोप्रिएट मुंबई हाई कोर्ट था, क्योंकि गुजरात से केस निकल के मुंबई में आ गया, तो मुंबई हाई कोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए था। मुंबई हाई कोर्ट शुरू में बोल दिया गुजरात, और फिर गुजरात से पूछने के लिए गया तो गुजरात भी सही बोला कि मुंबई। तो लॉर्ड्स दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है। ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया 2022 में, और सुप्रीम कोर्ट का देखो जजमेंट, इसमें एरर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया? गुजरात अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कंसिडर करने के लिए। बताओ, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा ब्लंडर। चलो हाई कोर्ट मिस्टेक करता तो समझ में आता है, हाँ गुजरात हाई कोर्ट ने मिस्टेक नहीं किया, मुंबई हाई कोर्ट ने मिस्टेक किया है। मैं जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो गुजरात है। बात समझे? और उसके बाद एक 1992 का जो पॉलिसी था, वो पॉलिसी को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, समझे, उसको इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये 11 कन्विक्टेड को रिलीज कर दिया कि बोला ठीक है,
गुजरात गवर्नमेंट इसको रिमिट कर सकती है। कौन सा रूल लगा के? 1992 पॉलिसी। मगर देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या बोला कि ये 1992 का जो हम पॉलिसी जो यूज़ किए स्टेट का, वो पॉलिसी तो उसी समय खत्म हो गया था, तो धोखाधड़ी किया गया, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया वो पॉलिसी को। तो सुप्रीम कोर्ट को उसी समय ये संज्ञान लेना चाहिए था। उस समय सुप्रीम कोर्ट का है 1992 पॉलिसी को ओके बोल दिया। सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उठ रहा है। बात समझे? देखो यहाँ पे लिखा गया ना, इट ऑल्सो एक्सेप्टेड द पिटिशनर क्लेम दैट रिमिशन शुड बी अंडर द पॉलिसी ऑफ 1992, समझे, दैट प्रिवेल इन गुजरात। और उस समय गुजरात में प्रिवेल था जब 2008 का बात था, ये जब केसेस सब जा रहा था। तो बट बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बोला कि 1992 पॉलिसी को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने ओके कह दिया, ये तो एक्चुअली खत्म हो चुका है गुजरात से, ये तो गुजरात में है ही नहीं, अब तो ये इन्वोक ही नहीं है, मतलब खत्म हो गया है। तो कैसे एरर हो गया है पिछले जजमेंट में, और ये जजमेंट ये भी सुप्रीम कोर्ट से एरर हुआ है। बड़ी बात ये है, हाई कोर्ट से थोड़ा एरर हो तो समझ में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लंडर कर दिया। देखो यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेटिव्स एज हाईलाइटेड बाय लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट इन बिल्किस बानो केस। अब क्या क्या गड़बड़ी हुआ है केसेस सब में, सुप्रीम कोर्ट के केसेस सब में, जो 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसमें क्या क्या चीज़ कमी हो गया। तो देखो वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो रेमिशन जो ग्रांट करने का जो अधिकार गुजरात गवर्नमेंट को दिया गया वो गलत है, क्योंकि CRPC सेक्शन 435 ये कहता है कि कभी भी कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार किसी को रिमिट करती है तो CBI से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस केस तो CBI के पास था ये, और इसमें कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पे कंकरेंस है। कंकरेंस मतलब क्या? पूछना ही पड़ेगा, बिना पूछे कर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मामला तो CBI के पास चला गया था। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट, क्या गुजरात ने CBI से कंकरेंस लिया? नहीं लिया, वो बिना कंकरेंस लिए रिलीज कर दिया। तो एक ये त्रुटि हुआ, बात समझे, एक त्रुटि ये हुआ, समझ में आ गया ना कि सेक्शन 435 जो CRPC है उसमें कहा जाता है कि कोई भी केसेस CBI के अंदर है तो जरूरी है कि यदि स्टेट कोई रिमिशन दे रहा है तो CBI का कंसल्टेशन लेना होगा, और वो कंसल्टेशन कुछ नहीं, कंकरेंसी है। सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है ये चीज़। अब देखो ये जान के तुम लोग हैरान हो जाओगे, जो कमेटी बना रिमिशन के लिए, कमेटी समझ रहे हो ना, कमेटी बना जिसमें बहुत सारे लोग होंगे और वो तय करेंगे कि ये 11 कन्विक्टेड को रिमिशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसमें बताओ 2 MLA था तो पॉलिटिकल इश्यू बन गया। फिर MLA का क्या काम था वहाँ पे? MLA मतलब गुजरात का सरकार का आदमी, तो 2 MLA का क्या जरूरत था वहाँ पे? सवाल तो यही उठ रहा है कि उस कमेटी में बताओ रूलिंग पार्टी का 2 MLAs था। हाँ, नॉर्मली पैनल में कौन कौन होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफिशियल होना चाहिए, ऑफिसर इंचार्ज होना चाहिए, पैरोल देने वाला पैरोल देने वाला होता है ना, जो छूट देने वाला, वो लोग होना चाहिए, प्रिजनर ऑफिसर वही जेलर सब होना चाहिए। तो 2 MLA का क्या काम था उस कमेटी में? जब 2 MLA घुसा उसमें तो पॉलिटिकल एंगल चला जाएगा वहाँ पे, तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन करके रिमिशन देगा ये लोग फिर। हाँ, इतना ही नहीं, देखो जज भी वहाँ पे रहेंगे, समझे, जज का भी ओपिनियन लेना जरूरी है, मगर जज का जो ओपिनियन है वो कंपलसरी नहीं है। अच्छा, जज भी वहाँ पे होंगे, बात समझो, बस जज का ओपिनियन कंपलसरी नहीं है। मगर मान लो कि तुम जज का ओपिनियन को कमेटी ठुकरा देता है तो क्या मैसेज जाएगा? मैसेज क्या जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। जज का कोई डिसीजन, समझ रहे हैं, कमेटी के साथ जज भी अटैच रहेगा, कहने का मतलब ये है। और जज का ओपिनियन क्या है? कंपलसरी नहीं है मानना। मगर सबसे बड़ी बात है कि जज का जब ओपिनियन आप कंपलसरी नहीं मान रहे हो, आप निगलेक्ट कर रहे हो, तो मैसेज तो गलत जाएगा ना कि जज का बात नहीं माना गया, पक्का पॉलिटिकल कंसिडरेशन होगा। और वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। देखो, तो ओपिनियन ऑफ द जज जो कि ट्रायल में रहेंगे, जिसने फैसला सुना है वो भी रहेंगे। और इस केस में जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, ठीक है, लोगों को लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट जज पक्का तुम्हारा रिमिशन नहीं देंगे, ग्रांट नहीं देंगे, तो इसलिए इस बात को तो हम जानते हैं कि जजेस का ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जजेस का ओपिनियन भी लिया आता और जजेस बोलते कि इसको रिलीज़ नहीं किया जाए, और उसके बाद भी यदि रिलीज़ किया आता तो कहीं ना कहीं एक मैसेज चला जाता कि देखो भाई, ये जस्टिस को साइड कर दिया है लोग। मगर यहाँ जज का ओपिनियन लिया ही नहीं गया, ये भी एक सवाल है। और दूसरी बात, सेक्शन 432 ऑफ द CRPC ये कहता है कि जो अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होगा वो स्टेट होगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब वो स्टेट होगा जिस स्टेट में ऑफेंडर को सेंटेंस दिया गया है। तो कौन सा हुआ? महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगा, इसका मतलब अप्रोप्रिएट स्टेट कौन होगा? महाराष्ट्र होगा ना इसमें।
तो सुप्रीम कोर्ट कैसे गलत सुना दिया। और दूसरी बात क्रिटिक्स ये बोल रहा है कि ये जो करंट जो 1992 का जो पॉलिसी चलाया है, अब बताओ, एक तो वो तो छोड़ो, वो तो बेकार हो गया, 1992 का पॉलिसी खत्म हो गया, वो तो था ही नहीं लागू उस समय। मगर जब इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया गया है, इतना यहाँ 11 कन्विक्टेड ने बहुत बुरा काम किया है ना, तो कैसे उसको रिमिशन दे दिया। इतना हीनियस क्राइम का गिल्टी आदमी को कैसे रिमिशन मिल गया, सवाल ये भी है। तो बात समझे, नीचे वही लिखा गया है कि आउट क्राई ओवर द रिमिशन ग्रांटेड इन दिस केस इज लार्जली ड्यू टू द ब्रूचुअल एंड हॉरिफिक नेचर ऑफ द क्राइम। यानी कि जो रिमिशन दिया गया है उसको लेकर संदेह इसलिए होता है क्योंकि ये 11 कन्विक्टेड बहुत ही गंदा काम किए थे, बहुत ही गंदा नेचर का क्राइम था, कैसे रिमिशन मिल गया उसको, सवाल यही उठ रहा है बार बार। तो देखो यहाँ पे व्हाट आर द सेलेंट पॉइंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ जनवरी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को, मैं अभी का बात कर रहा हूँ, एक हफ्ता पहले का बात कर रहा हूँ, तो क्या फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ का जो नियम है, जो लॉ है, समझे, रूल, जो रूल ऑफ लॉ मत समझ रहे हो ना, वो प्रिवेल होना चाहिए, लिबर्टी नहीं। अब चलो 11 आदमी का लिबर्टी, इसका मतलब क्या रूल ऑफ लॉ को ही हम खत्म कर देंगे। यदि रूल ऑफ लॉ खत्म कर देंगे तो बाकी का भी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, बाकी का भी जो फंडामेंटल राइट्स, वो तो खत्म हो जाएगा इसमें। इसलिए रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। नंबर 1 देखो, महिला है वो रेस्पेक्ट डिजर्व करती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी स्टेटस हो सकता है उसका, है ना, तो उसको मिलना चाहिए, उसको अपना डिग्निटी मिलना चाहिए, उसको अपना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। हीनियस क्राइम जिस हिसाब से महिला के अगेंस्ट हुआ, क्या लगता है कि रिमिशन मिलना चाहिए ऐसे लोग को? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है क्या 11 कन्विक्टेड का लिबर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन मार्क। तो देखो डायरेक्ट गुजरात गवर्नमेंट को अटैक किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, नंबर 1 समझे। दूसरा क्या है, क्या रूल ऑफ लॉ किसी का लिबर्टी के लिए सरेंडर कर दिया जाएगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ को ब्रीच कर दिया जाएगा किसी का लिबर्टी को करने के लिए? लिबर्टी मतलब 11 कन्विक्टेड का लिबर्टी का बात कर रहा हूं मैं। क्या तुम्हारा रूल ऑफ लॉ ब्रीच किया जाएगा किसी पर्सन का लिबर्टी को देखने के लिए? और दूसरी बात है, शुड द स्केल ऑफ जस्टिस टिल्ट अगेंस्ट लॉ, यानी कि जस्टिस ऐसा होना चाहिए, जस्टिस इस तरह दो कि रूल ऑफ लॉ ही खत्म हो जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या रूल ऑफ लॉ का मतलब केवल फॉर्चुनेट फ्यू को ही मिलना चाहिए? तो ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। 11 कन्विक्टेड था, इस पर गुजरात गवर्नमेंट का हाथ था, ये फॉर्चुनेट फ्यू हुआ ना, क्या इन्हीं लोग को मिलना चाहिए? तो इस हिसाब से रूल ऑफ लॉ को पूरी तरीके से ताट पे चढ़ा दिया गया पुराने जजमेंट में, और गुजरात गवर्नमेंट ने ये किया है, गलत किया है। ठीक है, ये भारी भारी शब्द है सुप्रीम कोर्ट का। देखो कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी आदमी हो, जाओ इसी रात को, इसी दिन जाओ फिर से प्रिजन में, बैक जाओ फिर से वहाँ पे, फिर वहाँ पे बात उठेगा, फिर वहाँ प्रिजन में पहले बैक करो तुम लोग, जो छूट गया ना वो, बोला जाओ फिर वहाँ से तय होगा तुमको रिमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एकदम भारी वर्षा है। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट बोल देगा तब बाबू, तब तो तितर बितर हो जाएगा सभी, फिर इंस्टॉल कर दिया गया होगा ये लोग को। देखो तो इसमें बोला कि गुजरात गवर्नमेंट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था कन्विक्ट को रिमिशन देने का। देखो वही सेक्शन 432 सीआरपीसी का इन्वोक करते हुए, और उसमें कहा कि ये बिल्कुल ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर आता है, और इसने अपना भी फॉल्ट दिखाया है कि कैसे गलती हो गया सुप्रीम कोर्ट से पहले। 2022 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट से भी तो गलती हो गया था, उसको भी एडमिट किया है। और देखो केस बोला कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस ट्रांसफ़र कर दिया गुजरात से महाराष्ट्र में, हाँ, और उसके बाद देखो मिस बिल्किस बानो का स्थिति बहुत ख़राब हो गया, नोमैड का लाइफ जी रही थी, ऑर्फन का लाइफ जी रही थी बेचारी। तो जाहिर सी बात है इस तरह का कन्विक्टेड आदमी को कैसे आपने रिमिशन दे दिया, ये भी एक सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में गुजरात गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया कि आप रिमिशन दे सकते हो। मैं ये और 1992 का पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया था, ये फ्रॉड है, ये सप्रेशन है, और मटेरियल फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। देखो खड़ा बरसा है ना, देख रहे हो ना, बरस गया सुप्रीम कोर्ट और कुछ नहीं, क्योंकि 1992 का पॉलिसी तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, और ये जो गुजरात रिमिशन पॉलिसी है वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा महाराष्ट्र का अपना हो, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना पॉलिसी होता है, तो ये तो बैठेगा ही नहीं, इसलिए गलत, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही गलत है पहले तो वन ऑफ द कन्विक्ट जो कि अपेक्स कोर्ट में गया था 2022 में ऑर्डर में, उसने बताओ ये भी नहीं बोला कि हम गुजरात हाई कोर्ट में पहले भी गए थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोला गया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि सही चीज़ पेश ही नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी गलती है, यदि सही चीज़ पेश नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी छानबीन करना चाहिए था अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इतना हैस्टी डिसीजन दे दिया? तब सुप्रीम कोर्ट में भी उठेगा सवाल,
जब कन्विक्ट ने छुपाया मटेरियल को, कन्विक्ट ने बोला कि हम 2 बार गुजरात हाई कोर्ट भी गए थे, तो वो नहीं बोला तो क्या आपको नहीं पता लगाना चाहिए था क्या? आपको पूरा पता लगा कि आपको सीआरपीसी का नियम पता नहीं है क्या? जज लोग बताता है पुलिस लोग को कि क्या क्या नियम होता है, तो उस समय कैसे गलती हो गया? ये सवाल है इन पे भी। सीबीआई देखो स्पेशल, देखो अब देखो सीबीआई हो चाहे स्पेशल कोर्ट हो तुम्हारा मुंबई का, या एसपी हो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, किसी ने भी रिमिशन का बात नहीं किया था। यानी कि महाराष्ट्र पूरा सख्त था कि इसको नहीं मिलना चाहिए। महाराष्ट्र कहीं से भी नहीं था कि उसको देना ही नहीं है हमको, क्योंकि इसने गलत काम किया है। ये लोग समझे, वहाँ का पूरा तंत्र ही मिला हुआ था कि नहीं देंगे इसको हम। उसके बाद भी देखो तो ये फ्रॉड हुआ, गलत चीज़ हुआ जस्टिस के साथ कि इसको 11 कन्विक्टेड को रिमिशन मिल गया। फिर रीइंस्टॉल करो, जाओ प्रिजन में, फिर से वहाँ से फिर रिमिशन पॉलिसी आगे चलेगा। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र जो डिसाइड करेगा वो होगा। बात समझे? मामला आया समझ में ना? मैटर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है इसके अंदर। देखो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखो, इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स, चाइनाज पॉलिटिको इकोनॉमिक सडक्शन प्लेड इट्स पार्ट। अब बोला है कि जिस हिसाब से मालदीव्स है ना, इंडिया कट रहा है मालदीव्स से, ये अच्छा नहीं है। चाइना गैप भर देगा वहाँ पे। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, ये इंडियन एक्सप्रेस पेपर में आया था 11 जनवरी को। तो देखो मामला क्या है, देखो क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। जानते हो वहाँ पे प्रेसिडेंट मुजू आया, मोहम्मद मुजू है ना, और ये जो आया है बच्चे लोग एंटी इंडियन प्लान खेल के आया है। हम जीतेंगे तो इंडियंस को बाहर निकाल देंगे, हमारा सॉवरेनिटी का सवाल है, इंडियंस लोग पूरा यहाँ पे डेरा जमा के बैठा हुआ है, अंड संड बोल के ये जीता। बात समझे ना? और यही हुआ, जब जीता तो ये सब करेगा ही काम। तो जो न्यू गवर्नमेंट है मालदीव्स का, उसने तुरंत बोला इंडियन मिलिट्री पर्सनल को छोड़ो हमारा कंट्री। हाँ 80 मिलिट्री था हमारा। हाँ, और उसके बाद देखो जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होने वाला था, हाइड्रोग्राफिक सर्वे बताया ना पिछले क्लास में, हाइड्रोग्राफिक सर्वे था, उसके ऊपर भी बोला कि 2024 में ख़त्म हो रहा था, बोला कि कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो उस पर भी हो गया। देखो आमतौर पे मालदीव्स में कोई जीतता था तो सबसे पहले विजिट करने के लिए इंडिया में आता था। देखो ये टर्की चला गया, पहला फर्स्ट ऑफिशियल विजिट इसका टर्की है, देख रहा है ना। और अभी रिसेंट टाइम में चाइना में भी गया था, ठीक है। तो ही अपीयर्स कॉन्फिडेंट एंड ही कैन डिसमिस इंडिया चैलेंज, यानी कि ये पूरा ऐसा है कि कोई बात नहीं, इंडिया का कोई ज़रूरत नहीं है हमें, हम इधर टर्की से चाइना से इधर उधर से हम अपना कर लेंगे। तो ऐसा डेलिकेट टाइम में इंडिया को भी चाहिए बैलेंस करके रहना। पागल की तरह खाली कैंपेन चला देना बॉयकॉट मालदीव्स, तो उससे कोई, हमें भी उतना ही नुकसान हो जाएगा। हमें इस बात को समझ के चलना चाहिए, क्योंकि मालदीव जो भी है बहुत नज़दीक है, इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंट एरिया है वो। आगे देखो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कंट्रोवर्सी, देखो हमारे प्रधानमंत्री गए लक्षद्वीप में, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने जो नेचुरल ब्यूटी है लक्षद्वीप का लोगों को बताए, लोग अट्रैक्ट हुए। अब सब लोग बोला कि हम लक्षद्वीप भी जाएंगे, अब हम मालदीव्स नहीं जाएंगे। सवाल ये है कि क्या लक्षद्वीप में उतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है? कुछ नहीं है, अभी बनाएंगे 10 साल में बनेगा वो, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है। मालदीव्स तो पूरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो वहाँ पे जैसे ही लक्षद्वीप में गए, फोटो वोटो खिंचाए मोदी जी है ना बीच पे, तो वहाँ का जो मिनिस्टर है, 3 मिनिस्टर, उसने गाली गलौज वाला भाषा यूज़ किया प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, गंदा गंदा बोला है, इसलिए तो दिमाग ख़राब हुआ है। तो इसलिए आप इतना प्रेशर आया वहाँ का मुजू के ऊपर कि उसने तुरंत सस्पेंड किया तीनों मिनिस्टर को, समझा। उसके बाद देखो ट्विटर वार हो चुका था, उसके बाद तो बॉयकॉट मालदीव्स चलना शुरू हो गया। तो प्रधानमंत्री का इस तरह का जो विजिट है, ये सेकेंड विजिट है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लक्षद्वीप में है। इससे पहले लक्षद्वीप में हमारा प्राइम मिनिस्टर सब भी नहीं गया था। सोचो, लक्षद्वीप हमारा इंटीग्रल हिस्सा है, तो कायदे से जाना चाहिए था हर। हाँ, तो क्या फ़ायदा हुआ जाने का। अब थोड़ा देखते हैं मालदीव्स का क्या स्ट्रक्चर है। देखो मालदीव जो बना है वो 27 कोरल एटोल से बना है। कोरल एटोल्स का मतलब क्या है कि छोटे 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 हिस्से से कोरल्स ब्लीचिंग पढ़ा होगा तुम लोग। कोरल मतलब जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है वो, समझे। देखो मालदीव्स का आर्किपेलागो बताए थे ना स्टूडेंट, आर्किपेलागो का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसमें 27 कोरल एटोल्स है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक है तुम्हारा फैला हुआ है, 900 किलोमीटर में फैला हुआ है ये।
देखो ब्रिटिश ने रॉयल एयरफोर्स बेस बनाया था यहाँ पे और 1942 से ऑपरेशन में था। फाइनली 1976 में बहुत प्रेशर हुआ तो ब्रिटिश यहाँ से छोड़ छाड़ के भागा है। समझे? माले जो है उसका कैपिटल जो है, मालदीव का कैपिटल क्या है? माले है कि नहीं है? माले देखो मात्र 700 किलोमीटर दूर है कोची से, यानी कि जहाज से जाओगे तो 1.5 दिन में पहुंच जाओगे। और वही तुम्हारा देखो चाइनीज जो पोर्ट है हैनान पोर्ट है, उसको तो पहुंचने में तुमको 30 दिन लगेगा। बहुत दूर है वो। क्यों? क्योंकि वो 6000 किलोमीटर दूर है। तो देखो कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। यानी कि मालदीव से कुछ भी होगा तो जो सबसे नज़दीक जो कंट्री है जो हेल्प कर सकता है वो भारत ही है, जो बड़ा कंट्री जो हेल्प करने के योग्य है। श्रीलंका सब क्या हेल्प करेगा? इंडिया तो माना जाता है ना हेल्प में भी। तो अब हैनान पोर्ट से मतलब वो चाइना के साथ कर रहा है। देखो चाइना का एक्सेसिबिलिटी कितना दूर है, कितना लेट हो जाएगा। उसको 30 दिन लगेगा, 25-30 दिन लगेगा आने में। वहाँ से इंडिया 1.5 दिन में पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि मात्र तुम्हारा 700 किलोमीटर दूरी है कोची से। कोची मतलब हमारा केरल वाला एरिया। तो यहाँ पे देखो द डिस्टिंक्ट एडवांटेज फॉर मालदीव्स विथ कॉर्डियल रिलेशन विद, देखो इंडिया से अच्छा रिलेशन होने की वजह से बहुत फायदा हुआ मालदीव्स को। तुम खुद देखो, अब देखो 1988 में मिलिट्री कूप होने वाला था, हम बचा दिए। यही कारण है कि अभी सिविलियन गवर्नमेंट है वहाँ पे, नहीं तो बाबू वहाँ पे भी तो मिलिट्री गवर्नमेंट आया था। इंडिया ने बचाया है उस चीज़ को। 2004 में जो सुनामी आया तो हम ही सबसे पहले पहुँचे थे। 2014 में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आया तो इंडिया ही सबसे पहले पहुँचा था। तो सब भूल गया ये लोग, सब भूल गया ये लोग। समझा? हाँ अच्छा, ऑपरेशन नीर नाम था उसका। ओके, ऑपरेशन कैक्टस मिलिट्री कूप से रिलेटेड है। और ऑपरेशन नीर तुम्हारा जो पानी 2014 में जो क्राइसिस आया उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जानकारी होगा तो अच्छा चीज़ है। देखो अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। देखो हमारा रिलेशन ना 2011 तक सही रहा, मगर 2011 के बाद चाइना का ना नज़र जम गया यहाँ पे। और चाइना आगे काम बिगाड़ दिया, क्योंकि चाइना जानते हो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पूरा इंडियन ओशन को घेरना शुरू कर दिया उसने। तो वही बोला कि रिलेशन इंडिया और मालदीव्स का 2011 तक ठीक था, मगर 2011 के बाद बिगड़ गया। हाँ, उसके बाद हाल फिलहाल में जो सरकार था, ये मौजूद से पहले जो सरकार था 17 से लेकर 22 तक, वो भी सही था। 18 से 22 तक होगा, 3-4-5 साल ऐसे कुछ था, 4-5 साल। तब वो उसने बैलेंस कर लिया था, उसने प्रो इंडिया था। मैं अभी जो मोहम्मद मुज्जू है ये पूरा प्रो चाइनीज़ है, तो काम गड़बड़ा गया। बीच टाइम में हमारे लिए ठीक था। 2011 तक तो हम बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे, पार्टनरशिप दोनों के साथ, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था मालदीव के साथ। 2011 के बाद खराब हो गया। हाँ, अभी 2018-19 में वहाँ सरकार परिवर्तन हुआ तो फिर इंडिया को फ़ायदा हुआ। मगर अभी देखो तो इंडिया में देखो नेबरहुड पॉलिसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें बाय पार्टीजन सपोर्ट नहीं मिलता है। यानी कि सत्ता बदलता है तो तुरंत इंडिया का अगेंस्ट हो जाता है। समझे? देखो वही बोला। अब देखो यहाँ पे कैसे हुआ, मामला कैसे गड़बड़ाया। तो जो सबसे पहला जो सिग्नल था कि रिलेशन खराब हो गया, वो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट यानी कि इंडियन जो कंपनी था GMR को माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो मिला था, कॉन्ट्रैक्ट साइन की कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि आपको बनाना है, इंडिया कंपनी को बनाना था। वो कैंसिल कर दिया मालदीव्स 2011 के बाद। तो वो पहला लाइन है कि जहाँ पे रिलेशन बिगड़ा। जैसे मान लो कि इंडियन कोई कंपनी है, GMR नाम है उसका, उसको मिला था कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है दूसरे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो GMR को भी इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट बनाने के लिए, माले में एयरपोर्ट बनाने के लिए मिला था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 2011 के बाद कैंसिल कर दिया वो। तो ये पहला सिग्नल है जहाँ पे रिलेशन खराब होने का वो दिख रहा था तुमको। समझे? और उसके बाद देखो चाइना का अपना ही पॉलिटिको इकोनॉमिक सेडक्शन है, वो हर समय ही तुम्हारा रहेगा। फिर पाकिस्तान का रिलीजियस इंसाइटमेंट भी चलाएगा। देखो मुस्लिम, इंडिया में मुस्लिम को दिक्कत है, ये वो समझ रहे हो, कार्ड खेलेगा वो। तो देखो वही इस्लामिक कार्ड खेलता है। यही कारण है कि तुम्हारा मालदीव्स लोग और ज़्यादा एलिनेट हो गया और इंडिया को लेकर नफरत डेवलप करना शुरू कर दिया। समझे? तो यहाँ पे जो हाइपर नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म तो ठीक है, हाइपर नेशनलिज्म भी ठीक नहीं है। कुछ ज़्यादा ही नेशनलिज्म हो गया कि मोहम्मद मुज्जू को जिता दिए, समझे? और अभी देखो ना वहाँ का लोग भी तो गड़िया रहा है मुज्जू को कि टूरिज्म तो बर्बाद कर दिया, अब इंडियंस तो आएगा नहीं। तो हाइपर नेशनलिज्म ठीक नहीं है। जो पॉलिटिक्स है मालदीव्स में पूरा हाइपर नेशनलिज्म और रिलीजियस फर्वर पे है। नहीं, वो इस्लाम कार्ड खेल देता है क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान ही है मालदीव्स में। तो यहाँ पे देखो, और देखो इंडिया की तरफ से भी गलती है। कहा जा रहा है कि इंडिया का जो डिप्लोमेट्स है ना, उसका तौर तरीका भी बिग ब्रदर एटीट्यूड वाला है।
और हमेशा अपना कल्चर को लेकर इंडियन कल्चरल डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है एज पर द ऑथर। ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि हमें देखो कंट्री छोटा है उससे मतलब नहीं है, हर कंट्री ही इंपॉर्टेंट है बाबू। ऐसा नहीं कि भारत बहुत बड़ा है तो बहुत पावरफुल है, ऐसा कभी नहीं समझते हैं। जब आप इंटरनेशनल पॉलिसी बनाते हैं, जब आप अपना फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो छोटा कंट्री हो बड़ा कंट्री हो उसे मैटर नहीं करता है, आपको सबके साथ बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन रखना पड़ता है। तो इंडिया वही गड़बड़ी हो गया कि मालदीव्स को लगा कि एशिया का सबसे छोटा कंट्री है और बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड कुछ ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया, तो इसके वजह से भी काम बिगड़ गया। रिसेंट टाइम में देखो वही ओवर एम्फेसिस करना शुरू कर दिया इंडियन कल्चरल डोमिनेंस के लेके, तो इसलिए मालदीव्स भाई लोग सब भी वो हो गए। हाँ, ये एक पहलू हो सकता है, मगर दूसरा बात तो है कि वो एंटी इंडियन प्लैंक खेल के आया है उधर से। क्योंकि देखो होता क्या कि हम भारत में जब इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान का कार्ड खेल के जीत जाते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है, दूसरे कंट्री का यूज़ करके खेल रहे होते हैं। तो सेम यहाँ पे ऐसा ही हुआ मालदीव्स में भी कि एंटी इंडियन प्लैंक खेल के जीत गए, तो यानी कि इंडिया को लेकर नफरत लोगों को अंदर क्रिएट कर दिया। नेपाल में भी ऐसा ही हुआ था। तो और हाँ, इंडिया का भी जो एटीट्यूड है वो थोड़ा गड़बड़ है ऐसा इंडियन डिप्लोमेट्स का। देखो हाइपर नेशनलिज्म और सोशल मीडिया, ठीक है, ये गड़बड़ चीज़ है। अब देखो यहाँ पे एक तो सोशल मीडिया, इंडिया का जो सोशल मीडिया है बॉयकॉट मालदीव्स कर दिया, इस सिचुएशन को और वर्स कर देगा। और हाइपर नेशनल, हमारे भारत में हाइपर नेशनल है, मोदी जी को बचाना है ये वो अपना, इससे काम और गड़बड़ा जाएगा। समझे, डिप्लोमेसी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नेबरहुड है, कैसे उसको बचा कर रखे हम। समझे, हमें बहुत ही फूक फूक के कदम लेना चाहिए था। सोशल मीडिया ने क्लेम किया कि लक्षद्वीप क्या है तुम्हारा अल्टरनेटिव है मालदीव्स का, तो ये भी बात तो गलत है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मालदीव्स में है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ अभी, उसको तो डेवलप करना पड़ेगा। तो मालदीव्स को बॉयकॉट करना ये गलत डिसीजन है एज पर द ऑथर। समझे, लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही घातक होगा। और हमें जो लग रहा है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ का टूरिज्म सेक्टर पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो हम गलत फहमी में जी रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे यूरोप का लोग जाता है, रसिया का लोग जाता है, चाइनीज़ लोग भी जाता है। चाइनीज़ लोग का भी 3 साल पहले देखो तो सब ज़रा चाइनीज़ ही लोग पहुँचते थे वहाँ पे। तो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना भी सही नहीं है एज पर द ऑथर। मैं बार बार ऑथर का ही नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ठीक है उनका अपना व्यू पॉइंट है और सही व्यू पॉइंट है। हमें अपना कॉन्ट्रास्ट व्यू पॉइंट भी तो देखना चाहिए ना। सिविल सर्विस पढ़ रहे हो बाबू, एक व्यू पॉइंट से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए लिखा है कि इंडिया को ना कोशिश करना चाहिए, पेशेंटली इंगेजमेंट होना चाहिए मालदीव्स से। अब बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं कि पूरा बॉयकॉट कर दे। बॉयकॉट कर देंगे तो नुकसान हम ही को होगा ज़्यादा। कंप्लीट, आगे देखते हो 16 नंबर देखो, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। ये इंडियन एक्सप्रेस पेपर में आया था 9 जनवरी को। देखो मामला क्या है, जस्ट 41.8% है ना, तो उसको हम 42% कह सकते हैं स्टूडेंट। जस्ट 42% वोटर टर्न अराउंड हुआ। इसका मतलब है कि 100 आदमी यदि एलिजिबल है वोट देने के लिए, अब वोट देने के लिए जानते हो इंडिया में क्या 18 साल से प्लस, मैक्सिमम कंट्री में 18 साल से प्लस है, मैक्सिमम कंट्री में 18+ है। हाँ, बांग्लादेश में भी 18+ ही होगा, होप सो। तो यानी कि 100 आदमी जो 18+ है जो एलिजिबल वोटर्स बन सकता, उसमें से केवल 42% देने गया है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और उसमें भी देखो तुम, जो वहाँ का जो अपोजिशन है BNP, उसने बॉयकॉट कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। समझे, हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो बांग्लादेश में जो शेख हसीना का सरकार है, अवामी लीग जो पार्टी से आती है, उसको ही सत्ता में आना था, उसको ही दूसरा टर्म ऑफिस में आगे बढ़ाना था। ये तो तय हो गया। अब तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे, पोलिंग से 1 घंटा पहले मात्र 27% ही हुआ था। तो लोगों में कन्फ्यूजन ये भी कि 42% कैसे हुआ। यानी कि पोलिंग खत्म होने से, जैसे 8 बजे तक होता है ना, 7 बजे तक होता है पोलिंग, 1 घंटा पहले देखो तो एवरेज तुम्हारा वोटिंग कितना हो, 27% ही था, और जब खत्म हुआ तो 42 बोला गया है। तो इस पर भी लोग शक जता रहे हैं कि 42 बोला जा रहा है, इतना भी नहीं है। आया समझ में। इनफैक्ट बांग्लादेश का जो डेमोक्रेसी का जो रूट है इतना आसान नहीं, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री आ चुका है। वो तो थैंक्स टू शेख हसीना। देखो शेख हसीना ने बहुत काम किया है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते हो। भले वो अभी जीत के आई है फिर से, मगर शेख हसीना एक सबसे बेहतर सरकार के लिए जानी जाती है। और बांग्लादेश को यदि इतना ऊंचाई पे ले गई है तो शेख हसीना को ही क्रेडिट जाता है इसका। यहाँ पे देखो, एक समय था मार्शल लॉ था बाबू, वहाँ पे मिलिट्री लॉ लगा हुआ था। ये शेख हसीना जैसे ही 2008 में पावर में आई, उसके बाद इसने चीज़ों को चेंज किया।
जो सेकुलर स्पिरिट लाया, हिंदू को बचाया भी है शेख हसीना ने, इसलिए बहुत अच्छा रिलेशन है इंडिया और शेख हसीना का। बात समझे? देखो यहाँ बोला गया ना, उनके लीडरशिप के अंदर हिंदू जो है वहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप है, उसको भी इम्पोर्टेंट पोस्ट मिला है गवर्नमेंट में। तो बिल्कुल इसलिए हम शेख हसीना को, इसलिए भारत सरकार शेख हसीना का जो सरकार है उससे ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन है, क्योंकि माइनॉरिटी को भी बहुत अच्छे से देखी है ये। अब जिस हिसाब से गुड परफॉर्मेंस हुआ, इकोनॉमिक गुड परफॉर्मेंस हुआ, और वही जाके तुम्हारा देखो 2026 तक हो सकता है कि बांग्लादेश और बहुत ज़्यादा तरक्की करके निकले, और ये सब तुम्हारा शेख हसीना के अंदर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर सरकार अपने जगह है, डेमोक्रेसी भी तो अपने जगह पे है, अपोजिशन को भी तो जीतने का उतना ही अधिकार होना चाहिए, तभी ना डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अधिकार होना चाहिए कि अपोजिशन भी कभी भी सत्ता में आ सकता है, और जो सत्ता में वो भी कभी अपोजिशन में जा सकता है। यही ना होता है डेमोक्रेसी की खूबसूरती। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी का नाम क्या है? BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। उसने बोला कि हम तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इस बार, क्योंकि हमको पता है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं करोगे, तुमको ही जीतना है, तो हम नहीं लड़ेंगे। जब अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन, तो अपने आप में वो ढीला पड़ गया इलेक्शन। जैसे अभी बोले कांग्रेस बोले कि हम 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और बाकी पार्टी भी नहीं लड़ेंगे, तो फिर बहुत प्रेशर हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं ना लिचर लोग, यदि बोलेगा तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा फिर। बात समझे? अभी देखो देश में मुद्दा उठ रहा है ना उसका, EVM का, पता चल रहा है तुमको? शांत कुछ नहीं हुआ, जाके देखो ना तुम सोशल मीडिया, तो पता चलेगा कितना सुप्रीम कोर्ट, कल ही पटियाला कोर्ट से आए सुप्रीम हाई कोर्ट तक तुम्हारा वो, सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारा वो मार्च चला है। सब जितना भी वकील है, बड़े बड़े एडवोकेट है, सब घुस गए उसके अंदर कि अब EVM छोड़ो, बैलेट पेपर से होगा। देखो जाके तो पता चलेगा, मेन मीडिया में थोड़ी कवर होगा ये सब। जो पार्टी लीडर है BNP का, खालेदा जिया, वो तो हाउस अरेस्ट है, हाउस अरेस्ट करवा दी शेख हसीना सरकार, तो कहाँ से लड़ेगी? गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि BNP डिमांड जो है न्यूट्रल अथॉरिटी चाहिए, यानी कि एक इलेक्शन कमीशन टाइप का चाहिए, न्यूट्रल अथॉरिटी जो पोल करे, वो भी रिजेक्ट कर दिया। जिया पार्टी ने देखो, वही अवामी लीग जो शेख हसीना जहाँ से बिलोंग करती है, उसने कहा कि डमी कैंडिडेट्स उठा दिया इसने, ठीक है। 20,000 BNP मेंबर 20,000 BNP मेंबर्स को तो अरेस्ट किया है इसने, ठीक है। और अभी जानबूझ के डमी कैंडिडेट उठा दे, डमी कैंडिडेट समझ रहे हो ना, उसके नाम पे दूसरा कैंडिडेट उठा दिया, जानबूझ के वो जीत जाए ताकि लोग को मैसेज जाए कि देखो अपोजिशन भी कुछ जीता था। ऐसा होता है इलेक्शन में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये सब जितना भी एलिगेशन लगा रही है सब बेकार का है, ठीक है। और देखो उसके बाद, मगर जिस हिसाब से 42% टर्न अराउंड हुआ, इससे भी तो बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि लोग सब खुश नहीं है, तभी तो वोट देने नहीं आए, समझे? हाँ, अब देखो शेख हसीना का कंट्रीब्यूशन, देखो शेख हसीना का जो लेगेसी है, अनडाउटली इसने बांग्लादेश इकोनॉमिक सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और स्पेशली ये 15 साल में शेख हसीना के अंदर बांग्लादेश बहुत ही रिफॉर्म हुआ है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें, हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का बात करें, एनर्जी प्रोजेक्ट का बात करें, हर दिशा में ही काम किया है शेख हसीना सरकार ने, समझा? हाँ, मैं ये कि जहाँ तक सवाल है मिलिटेंसी का, कुछ उल्टा पुल्टा होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारा उल्टा पुल्टा होता है ना, जहाँ तक मिलिटेंसी का बात है, उसको तो बहुत अच्छे से शेख हसीना ने हाई हैंडेडनेस के साथ झेला है, मतलब उसको डिफ्यूज़ किया है, ठीक है। हाँ, देखो मिलिटेंसी को तो तुम हाई हैंडेडनेस के साथ ही ना ठीक करोगे। नाउ इनटू सम प्रॉब्लम सजेस्ट टू कोविड-19। हाँ, कोविड-19 के बाद थोड़ा प्रॉब्लम बांग्लादेश में हुआ, जो कि बहुत सारा कंट्री में प्रॉब्लम हुआ है। पोस्ट पैंडेमिक के बाद जानते हो कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया बांग्लादेश में। अभी वहाँ का जो टाका है, जैसे हमारा रुपी है ना, तो वहाँ टाका है, टाका देखो डिप्रिशिएट हो गया करेंसी 40% अगेंस्ट द डॉलर, 40% से रिडक्शन हुआ है। और लोन लेना पड़ रहा है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो देखो, इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक गेन्स द नेशन इज फेसिंग सीवियर क्रिटिसिज्म ऑन सेवरल फर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आपने अच्छा दिया, मगर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है आपका कि जुडिशरी को अपनाइज किया, जुडिशरी को अंदर खरीद लिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पॉलिटिकल अपोनेंट्स को आपने हाउस अरेस्ट कर लिया, वो जो ठीक नहीं है, समझे। और वही बोला कि देखो वायलेंट, अब इसके जो जैसे TMC जानते हो ना, TMC का अपना कार्यकर्ता है ना, गुंडा वाला कार्यकर्ता सब, सेम इसका भी वही कहानी है कि इसका जो यूथ यूविंग है जुबो लीग, ठीक है, वो बताओ इम्यूनिटी और वायलेंट अटैक कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो आरोप लग रहा है। देखो US ने इम्पोज कर दिया कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है, बांग्लादेश का पॉलिटिकल क्लास या ब्यूरोक्रेसी को नहीं मिलेगा वहाँ पे घूमने के लिए, तो उधर से प्रेशर दिया है, समझे ना, US की तरफ से प्रेशर आया है। तो शेख हसीना हैज़ स्किलफुली बैलेंस टाइज विथ इंडिया एंड चाइना। देखो
ऐसा नहीं कि शेख हसीना चाइना के साथ नहीं करते, सब जरा वेपन्स चाइना के साथ ही मंगवाती है, मैं इसने बैलेंस किया है। बढ़िया बात ये है, ये रेडिकल नहीं है, इंडिया के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन की है और चाइना के साथ भी बहुत अच्छा मेंटेन की है। देखो इसने BRI को ज्वाइन किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, भारत ने ज्वाइन नहीं किया BRI को, इसने ज्वाइन किया, समझे। चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आया इंफ्रास्ट्रक्चर में इस कंट्री में। और देखो चाइनीज वेपन्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है बांग्लादेश। हाँ, शेख हसीना ने एंटी इंडियन एलिमेंट, जैसे इंडिया को जो परेशान करने वाला नॉर्थ ईस्ट सब में था ना, तो उसमें भी शेख हसीना ने हमें हेल्प किया, समझे। इसलिए हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें काफ़ी हद तक बांग्लादेश ने हमें हेल्प किया, स्पेशली शेख हसीना का सरकार ने। तो फाइनल शब्द क्या है स्टूडेंट? फाइनल शब्द यही है कि शेख हसीना को कोशिश करना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो मीनिंगफुल बनाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। यदि मीनिंगफुल डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, अपोजिशन ठीक से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस तरह का टर्न अराउंड कम रहेगा, तो मैसेज गलत जाएगा वर्ल्ड में, समझे। अब देखो इंडिपेंडेंट लोग 62 सीट जीता है, मैं कई लोग आरोप लगा रहे सब डमी कैंडिडेट है, ये सब इधर उधर से उठाया उसने, तो इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी जगह है, पॉलिटिकल अपोजिशन को भी स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि तभी लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा तभी बांग्लादेश का क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग हो सकता है। दैट्स कंप्लीट।